गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट में आपने क्या लिखा था? अंतिम लाइनें बता दीजिए। शक्ति समय। आगे एक दो लाइन लिख लीजिए। तो इसका पूरा सेंटेंस शक्ति सहमत पे आधारित होती है। पूरा सेंटेंस क्या था? हाँ, लिख लीजिए। थोड़ा सा उसे आगे जोड़ लीजिए। सहमति के सिद्धांत, अगर उसी में पॉइंट लिखना है। सहमति के सिद्धांत सहमति के सिद्धांत के समर्थन के कारण सहमति के सिद्धांत के समर्थन के कारण उसे लोकतंत्र के विचार सहमति के सिद्धांत के समर्थन के कारण उसे लोकतंत्र के विचार की नींव रखने वाला लोकतंत्र के विचार की नींव रखने वाला विचारक भी माना जाता है। लोकतंत्र की नींव रखने वाला विचारक भी माना जाता है। यद्यप दूसरी लाइन है जो लोग कहते हैं, जो हम लॉक में आपको बता देंगे। किसी ने सवाल पूछा भी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसीलिए हॉब्स के बाद अगला विचारक लॉक आता है, और लॉक ने कभी हॉब्स की आलोचना नहीं की। ये हम लॉक में बता देंगे कि इसका मतलब है लॉक ने हॉब्स के विचारों का ही एक्सटेंशन कर दिया। यद्यप हॉब्स में थोड़ी समस्या थी कि अब सवाल यह है कि हॉब्स शक्ति और सत्ता का विचारक है या व्यक्ति और स्वतंत्रता का? किसका विचारक है? हॉब्स शक्ति और सत्ता का विचारक है, संप्रभुता का समर्थक है, या व्यक्ति की स्वतंत्रता का? इस पे थोड़ा मतांतर है। लेकिन जो आज इसी कहा जाता है कि लॉक ने पूरे हॉब्स के फाउंडेशन का प्रयोग किया। इसलिए अब देखेंगे, कहा भी जाता है लॉक के चिंतन में जो विचार निहित है वो उदारवाद का आधार है। मैंने फिर शब्द का प्रयोग किया, उदारवाद का आधार है, वो उदारवादी नहीं है। उपयोगितावाद, यानी उसने कहा कि राज्य एक यंत्र है, मशीन है। ये तो मैकेनिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है। राज्य एक यंत्र है, बहुत बड़ी बात उसने कह दी। राज्य एक मशीन है। लेकिन जो समस्या आई जब उसने आजादी का समर्थन किया, तो आजादी में केवल ये कह देना कि विधि का मौन रहना ये आजादी है, तो लोगों ने कहा आजादी में तो मतलब है सत्ता के विरोध का भी अधिकार है। आज आप देखिए, आज जो हमारे पास आजादी का विचार है, स्वतंत्रता का मतलब ये भी होता है कि हम शासन का विरोध करें, शासन से असहमति रखें। वो हॉब्स ने ये था। हॉब्स ने कहा कि नहीं, शासक का विरोध करना, शासक से असहमति, ये अराजकता का परिणाम है और ये किसी को करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसलिए हॉब्स का बड़ा महत्व माना जाता है। यानी इस लॉजिक का प्रयोग किया जिस तरीके से उसने, अब समस्या थी कि पार्लियामेंट का समर्थन नहीं किया, लेकिन उसने जो चिंतन दिया विवेक का, तर्क का, राज्य के यांत्रिक सिद्धांत का, राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को उसने बिल्कुल हटा दिया। इस वजह से पॉलिटिकल थियोरी के डेवलपमेंट में उसका बड़ा योगदान माना जाता है। हॉब्स से बहुत निर्णायक बात करता है। तो आप देखेंगे, फिर कहेंगे मैकियावेली और हॉब्स में फिर कहां पे अंतर आ रहा है? मैकियावेली ने सारी बातें एक कॉमन सेंस के रूप में कही, तो मैकियावेली का नाम तो फिलोसफर के रूप में लिया ही नहीं जाता। मैकियावेली सिद्धांतकार नहीं है। इसका मतलब है, सिद्धांतकार का मतलब है, अगर आप ये चाहेंगे कि मैकियावेली को किस दिशा में रखा जाए, उदारवाद में, समाजवाद में, ये सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य विचारधारा है। सिद्धांत का मतलब होता है कि मैकियावेली को आप कहाँ रखना चाहेंगे, उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद। पॉलिटिकल थियरी पढ़ते हैं तो विचारधाराएं हमारे पास आती है। उस संदर्भ में मैकियावेली को आप कहीं नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो शासक की बात करता है। उसका सिंपल सी बात है, थियरी से मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि शासन करने वालों को क्या क्या आना चाहिए, इसी से मतलब है उसका। इसे कहा जाता है कि मैकियावेली की जो बातें जो लेमैन के रूप में कही गई थी,
उसी को हॉब्स ने बड़ा थ्योरेटिकल बना दिया, हॉब्स ने सैद्धांतिक बना दिया और संप्रभुता के विचार से लेकर सारी बातों को आगे कर दिया। अब इसके अलावा जो हॉब्स में आपको लगता है कि जो समस्या है पूछ लीजिए, नहीं फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने बेंथम का नाम लिया तो बेंथम की चर्चा आगे कर देंगे। लॉक उसके आगे पढ़ेंगे तो हॉब्स को हम बार बार कंपेयर करेंगे, क्योंकि आप याद रखिए कई विचारक हमें पेयर के रूप में पढ़ने हैं। वैसे तो हॉब्स, लॉक, रूसो पहले तीनों एक साथ एक पेयर ही है, लेकिन रूसो का विचार अब तो यूपीपीसीएस में भी विषय को हटा दिया गया है। तो यूपीपीसीएस में था तो कई बार हम रूसो बता देते थे, अब वहां भी नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे यूजीसी में है, तो उसका मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रखा है, उतना सफिशिएंट है, वो देख लीजिएगा, उतना आपको रूसो के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो रूसो हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए ऐसे विचारक जो मान लीजिए यूजीसी वगैरह में अलग से हैं कहीं पे, तो हीगल है, रूसो है, ग्रीन है, ये सारे यूट्यूब पे है। इसके बाद हम लॉक देखेंगे। लॉक में फिर हॉब्स को वैसे रिपीट करेंगे जैसे अरिस्टोटल में हमने प्लेटो को रिपीट किया था। तो पेयर है विचारक के, अरिस्टोटल पढ़ेंगे, प्लेटो को रिपीट करेंगे। अब बताइए हॉब्स में क्या आपको नहीं समझ में आए, फिर हम लॉक में आगे बढ़े। कोई सवाल है? कोई सवाल तो किसी ने दिया है? किसी ने पूछा है कि विधि की आज्ञा व शक्ति की आज्ञा से हॉब्स का क्या आशय है। हॉब्स ने ऐसा क्यों कहा कि विधि की आज्ञा का पालन होना चाहिए, शक्ति की आज्ञा का नहीं? भाई सीधी सी बात है, बात एक ही है, कहने के तरीके अलग अलग होते हैं। हॉब्स ने कही बात कही कि विधि का मतलब कौन है। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। पश्चिमी विचारक में इस बात को लेकर बड़ी कसमकस है और ये विवाद का सवाल है। जानबूझ के विवाद को हम थोड़ा सा पीछे रखते हैं। मामला यह है कि पश्चिमी चिंतन में जब हम राज्य की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस का मामला आएगा, राज्य का आएगा संबंध, राज्य व्यक्ति के संबंध आएंगे, शक्ति आजादी का विचार आएगा। यही तो पूरे विचार में हम पढ़ते हैं, आज भी वही चिंतन है। तो सवाल ये है कि हॉब्स राजा की बात करता है, राज्य की बात करता है? अब ये समस्या है कि जितने भी विचारक आए, जो कि आज तो स्पष्ट माना जाता है कि भाई राजा कोई व्यक्ति है, मतलब राज्य तो एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। राज्य का मतलब उसका मूर्त रूप सरकार है। तो राजा और राज्य को हम कैसे कंपैरिजन कर दें? इसलिए अगर राजा ही शासक है तो राजा की आज्ञा ही तो विधि है। लेकिन यहां पर हॉब्स ने समझौता करके ये बताने का प्रयास किया कि राज्य एक संस्था है, वह राजा से अलग है। राज्य एक संस्था है, राजा से अलग है, वो बार बार दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन पश्चिमी चिंतकों में आरंभिक दौर में समस्या हमेशा रही है कि राज्य और राजा को एक दूसरे का पर्याय मानते रहे। इसलिए राज्य का मतलब है शक्ति, शक्ति का मतलब संप्रभुता। शक्ति का वैधानिक मतलब क्या है? संप्रभुता। शक्ति का वैधानिक मतलब है सॉवरेंटी, संप्रभुता। अब ये राजा संप्रभु है तो राजा की आज्ञा ही विधि है। राजा शक्तिशाली, राजा शक्ति का एकमात्र केंद्र है, शक्ति का एकमात्र केंद्र। इस जैसे हम हॉब्स से आगे बढ़ेंगे, हॉब्स के हिसाब से शक्ति बांट दी जाए इम्पॉसिबल, विभाजन कर दिया जाए संभव ही नहीं है। इस शक्ति को कमजोर करने का मतलब शक्ति का विनाश करना। इसलिए जब उसने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का एक तरीके से इस पृथ्वी लोक का ईश्वर है, तो उसका कहना यही था कि राजा से बड़ी कोई शक्ति धरती पे है नहीं और ईश्वर को मानता नहीं वो। इसलिए उसने राजा को ईश्वर नहीं बनाया, राजा को ईश्वर की उपमा दी। दोनों बातों फर्क है। फिजिक्स को मानने वाला व्यक्ति पारलौकिक दुनिया को कैसे मान सकता है? यही बात हॉब्स ने बताने का प्रयास किया। तो कहने के तरीके अलग अलग हैं, जैसे आप चाहें उसको व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल लिखिए। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है, प्रश्न आप लिख लीजिए। और देखिए कैसे हम शब्दों खोलते हैं। विचारक में कुछ भी आ जाए, मैं तरीका आपको बता दूंगा। अगर हॉब्स को आपने समझ लिया, अब इन प्रश्नों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, इससे ये भी आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर के इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो आपसे पूछे कि मानव स्वभाव क्या है, प्राकृतिक अवस्था क्या है। ये सब चीजें बिल्कुल नहीं पूछेगा। सामाजिक समझौता आज तक मेंस में कभी नहीं पूछा गया। तो इसे बार बार देखना चाहिए कि पेपर का ट्रेंड क्या है। तो प्रश्न आप लिखिए, जिसे पता भी चल जाएगा कि एक प्रश्न आप लिखिए। अंत में हर मनुष्य की लगातार सफलता
उन चीजों को पाने पर है लगातार उन चीजों को पाने पर है जिन्हें वह समय समय पर चाहता है। जिसे वह समय समय पर चाहता है। ये टिप्पणी लिखना है। अब आपको क्लू बता दें। अच्छा, आपको समझ में क्या क्या और हाँ, मतलब 3-4 पॉइंट फटाफट बता दीजिए, क्या कहना चाहता है वो। समय समय पे हम क्या चाहते हैं? मनुष्य की सफलता लगातार उन चीजों को है। और देखिए, सोच सूचनात्मक होनी चाहिए या विश्लेषणात्मक। जैसे बार बार कहता है आइडियाज। देखिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा मत करिए। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, केवल फैक्ट देखेंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर कभी विचार बन ही नहीं पाएगा। समय समय पर सफलता लगातार उन चीजों को पाने में है। आप क्या पाना चाहते हैं? आप क्या पाना चाहते हैं? भाई सीधी सी बात है, आप भी शक्ति चाहते हैं। अगर हॉब्स के समय समय पर हम क्या चाहते हैं? अभी चाहते हैं कि आईएएस बन जाए, उसके बाद चाहते हैं चीफ सेक्रेटरी बन जाए, उसके बाद चाहते हैं गवर्नर बन जाए। भाई मानव की इच्छाएं अनंत है, अनंत है कि नहीं है? हॉब्स ने क्या कहा? समय समय पर हम क्या चाहते हैं? अरे हॉब्स ने कहा कि इच्छाएं इतनी ज्यादा है कि एक ही शर्त पर खत्म होती है, जब व्यक्ति मृत्यु हो जाए तो। पहला पॉइंट। पहला, व्यक्ति में अनंत इच्छाएं हैं। पहला, इसे व्यक्ति स्वार्थी है, लालची है। उसने कहा है कि अब सवाल है कि हर व्यक्ति में अनंत इच्छाएं हैं तो समाज में संसाधन तो सीमित है। दूसरा पॉइंट कैसे आएगा? आपको हर चीजों को पॉइंट में कन्वर्ट करने की आदत होनी चाहिए, एक ही चीज का विस्तार ना होने पाए। तो सवाल है कि हर व्यक्ति एक ही चीज को पाने की इच्छा करेगा, समाज में संघर्ष आएगा। अब संघर्ष आएगा तो इच्छा है या विवेक भी है? विवेक भी है। तो विवेक क्या कहता है? इच्छा कैसे लंबे समय तक पूरी हो? इच्छा हम लंबे समय तक पूरी कर पाए उसके लिए कोई प्रबंध होना चाहिए कि नहीं? क्या प्रबंध होना चाहिए? राज्य सरकार का निर्माण होना चाहिए। तो राज्य सरकार का निर्माण करने के लिए क्या किया? सामाजिक समझौता किया। उत्तर हो गया। पूरी हॉब्स का चिंतन आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप केवल ये सोचेंगे समय समय पर उन चीजों को चाहता है और केवल आपने इच्छा की बात कर दी, तो आपने तो पूरी बात समझी ही नहीं। इसलिए इन्फॉर्मेटिव न तो पढ़ा जाता है कि सोच ही इन्फॉर्मेटिव आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर सूचना इकट्ठी करने की सोच हो गई, फिर विश्लेषण नहीं आ पाएगा। विश्लेषण नहीं आ पाएगा, आप लिख नहीं पाएंगे। और अब इसी बात को लिख लिया तो बस थिंकर मैंने पहले बता रखा है। थिंकर में जब किसी विचारक की शुरुआत करिए, मान लीजिए हॉब्स हम लिख रहे हैं, तो थिंकर में अगर किसी विचारक की भूमिका देना है, थोड़ा सा ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट से शुरू करिए। भूमिका दे दीजिए ऐतिहासिक संदर्भ से। और ऐतिहासिक संदर्भ आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड में क्या प्रॉब्लम थी, गृह युद्ध था, और ऐसी परिस्थितियों में जहां राजा और संसद के बीच शक्तियों का संघर्ष चल रहा था, एक तरफ वैज्ञानिक क्रांति का युग था। यानी खास तौर पे थिंकर के लिए 1-2 लाइन हिस्ट्री आप जरूर लिखिए, क्योंकि इस हिस्टोरिकल अप्रोच थिंकर्स में माना जाता है। यहां से आपने शुरू कर दी भूमिका में। फिर आपने देखा कि समय समय पर हमारी इच्छा क्या है। याद रखिए, सबसे बड़ी इच्छा क्या है? आत्मरक्षा की इच्छा। उसके बाद की इच्छा क्या है? शक्ति पाने की आकांक्षा। और शक्ति के लिए स्वाभाविक रूप में हम प्रभुत्व स्थापित करते हैं, क्योंकि मानव स्वभाव लालची और स्वार्थी है। लेकिन इसी कारण समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। अब संघर्ष कारण आत्म संरक्षण खतरे में है, तो मानव इच्छा के अलावा विवेक भी है। और विवेक से उसने क्या किया? समझौता किया और राज्य सरकार की नींव रख दी, राज्य सरकार का निर्माण कर दिया। अब आपको लेखन में बात ध्यान में रखनी होती है कि हमें समझौते पर यहां बात नहीं करनी है, हमें प्रश्न के हिसाब से उत्तर देना है। ये हो गया।
इन कुल मिला के एक क्लू आपको बता दें, सिंपल तरीका है, हॉब्स में जब भी कुछ आए तो हॉब्स का चिंतन है क्या? मानव स्वभाव है, राज्य का निर्माण है, अराजकता की समस्या है। तो भाई पूरे इसेंस में हॉब्स में इसी के इर्द गिर्द सवाल लिखा जाएगा। अब देखिए, इतना तो उत्तर देख लिया आपने, सब्जी बन गई, आलू प्याज टमाटर सब हमारे पास आ गया। अब थोड़ा बस ये ध्यान में रखनी है कि सब चीज का अनुपात सही हो पहला, और अब मसाला कैसे डालें। और थोड़ा उसने जो ज्यामिति का प्रयोग किया, फिजिक्स का प्रयोग किया, उसका उल्लेख कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। भाई यही तो मसाला हुआ। लेबायथा का नाम लिख दीजिए, किताब जो उसने लिखा। डी सीबे में लिखते हुए उसने कहा कि व्यक्ति तो अलार्म क्लॉक की तरह है। व्यक्ति कैसा है? अलार्म क्लॉक की तरह है, यानी व्यक्ति एक यंत्र है। उसने डी सीबे में लिखा, लेबायथा का यूज कर दीजिए। कहीं कोई स्टेटमेंट हो, सेबाई ने क्या कहा, कुछ विचारक ने क्या कहा, उसका कमेंट आप लिख दीजिए, तो थोड़ा सा मसाला पड़ जाता है। ये चीजें इंप्रेसिव होती है। पहली डिमांड ये है कि आपके उत्तर में क्लियरिटी हो, सरलता हो, और आपने फिर कहा अगर विचार स्पष्ट होते हैं तो कभी उलझाव नहीं होता। अब रटी रटाई बात है, बड़े बड़े सेंटेंस आप लिखेंगे, अच्छेदार भाषा लिखेंगे, वो एग्जामिनर कभी इंप्रेस नहीं कर पाती। ये बात अलग है कि एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज होकर भी कुछ कुछ नंबर दे देता है, वो समझ ही नहीं पाएगा चारों बच्चा कहना क्या चाहता है यार, लेकिन फिर भी सोचेगा बहुत मेहनत किया है, 2-4 नंबर दे देगा। सबसे अच्छा उत्तर क्या है? अच्छा, मान ली किसी व्यक्ति के साथ आप आमने सामने मिले, आधे घंटे आपने बात किया, मैं पूछूं यार उसने बात किया क्योंकि यार मैं समझ ही नहीं पाया कहा क्या उसने। आदमी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ये 4 पॉइंट आप कहना चाहते हो स्पष्ट हो गई। यही तो एग्जामिनर देखता है। एग्जामिनर ये थोड़ी देखता है आप कितने साल पढ़ के आए हैं, कहाँ पढ़ के आए हैं, कितने नोट्स और कितनी किताबें पढ़ी हैं। एग्जामिनर के सामने बस आपकी कॉपी होती है, वो लिखना है 100 शब्दों में, 150 शब्द मैक्सिमम। 200 शब्द तो लिख नहीं पाता, 250 शब्द वाले सवाल भी हमें 150 में बाइंड अप करने पड़ते हैं। तो 250 का 250 लिखेंगे तो 20 सवाल के जवाब कहाँ दे पाएंगे, लिख ही नहीं पाएंगे। इसे प्रोफेशनल अप्रोच कहता है कि डिमांड एग्जाम क्या है उसी हिसाब से पढ़िए। बहुत सारे लोग इस चक्कर में रहते हैं कि हम ऐसा परफेक्ट उत्तर लिख रहे हैं जो कोई नहीं लिखता, और फिर वो उसी चक्कर में घूम रहे हैं। निष्कर्ष आप सीधे दीजिए। निष्कर्ष आप जब हॉब्स को सीधे शॉर्ट नोट्स पूछ रहा है हॉब्स का, तो निष्कर्ष आप सीधेंगे कि हॉब्स ने पश्चिमी चिंतन में कैसा आधार रखा जहां से पूरा उदारवाद। निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? भविष्यलक्षी, प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचरिस्टिक। भविष्यलक्षी का मतलब है कि जहां से उसने उदारवाद का आधार रख दिया, जहां से उसने समझौते का आधार रखा। और ये आधुनिक चिंतन की शुरुआत हॉब्स के लेखन से आधुनिक युग में की जाती है, जिसकी संप्रभुता का महत्व आज भी बना हुआ है। या इसकी संप्रभुता के विचार को ऑस्टिन ने आगे बढ़ा दिया। भाई संप्रभुता का बड़ा जन्मदाता, जो सबसे बड़ा जन्मदाता ऑस्टिन है, ये निष्कर्ष आपने लिख दिया। तो निष्कर्ष सारी बात का सारांश और कहीं न कहीं भविष्यलक्षी ऐसे लिखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा पार्ट है, सेबाई का नाम अगर आपको भूल जाए तो भी चल जाएगा। जितने प्लामेंटेस से लेके मैकफरसन जितने हमने नाम बताई, भूल जाए तो भी चल जाएगा। यहां स्पष्टता है तो नहीं चलेगा। हर चीज की प्राथमिकता है। भाई फिल्म में की स्टोरी तो होनी चाहिए, केवल डायलॉग ही बोल दिया जाए। हर चीज की प्राथमिकता होती है। आप सब कुछ लिख दीजिए, सबके नाम लिख दीजिए, बस प्रश्न को स्पष्ट कर पाइए तो मार्क्स सबको नहीं मिलेगा। प्रश्न को स्पष्ट कर दिया, क्लियर लिख दिया, एक दो लोगों नाम भूल भी गए तो एग्जामिनर याद रखिए आपको नंबर दे के ही जाएगा। एक आध नंबर भले इधर उधर कर दे, आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, एग्जाम रुकेगा नहीं इससे। हाँ, हो सकता है कुछ नंबर आपको कम मिल जाए, क्योंकि मसाला डाल देंगे 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है, ऐसे कोई फर्क। लेकिन इतनी क्लियरिटी आपके पास है तो एग्जाम में आप चीजें अच्छा कर जाएंगे, यही बात है। और अब बताइए सवाल किसी। अच्छा, किसी 9 नंबर पूछा है सवाल? किसने पूछा है? तो 9 नंबर भी क्यों पूछ रही हो? लॉक बता देंगे तब तो पूछना। आपका सवाल है, लास्लेट के दृढ़ कथन की हॉब्स नहीं अपितु फिल्मर लॉक का मुख्य विरोधी था। लॉक तो हमने बताया नहीं अभी आपको, अभी थोड़ा रुक जाइए, लॉक आगे मैं बता दूंगा। और बाकी सवाल आप पूछिए। कहाँ क्वेश्चन नंबर 10? इसी में से? अच्छा हाँ, प्रश्न लिखिए। अब देख कैसे एग्जामिनर शब्द केवल चेंज कर देता है, कैसे एग्जामिनर शब्द केवल, बात वही है। थिंकर में एक ही बात है, बार बार पूछने के तरीके अलग अलग हैं, यानी एक ही। और इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहु विधि बहु संता।
भगवान की पूजा एक ही है, अलग अलग तरीके से कहने का तरीका है बस। हॉब्स का विचार एक ही तो है। मैं हॉब्स का विचार स्पष्ट होगा कि नहीं आपको? अराजकता थी, मानव स्वार्थी था, शक्तिशाली राज्य बनेगा, हॉब्स का विचार खत्म। यही है, इसके अलावा कुछ भी है। अब उसी में भाई फिल्म बनेगी तो जरा ट्विस्ट तो आना चाहिए, कहीं विलेन आना चाहिए, कहीं हीरोइन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो हीरो बचाने जाएगा, पर कहीं डायलॉग आएगा। विचारक का स्वभाव, फिल्म निर्माता का स्वभाव और कवि के स्वभाव एक ही जैसे होते हैं। वो इमेजिनेटिव होते हैं, चीजों को उपमात्मक रूप में कहने का आदत रखते हैं और चीजों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताएंगे। अच्छा, फिल्म में सीधे बता दीजिए हीरो हीरोइन मिले, 2 मिनट फिल्म खत्म। ऐसी थोड़ी फिल्म होती है। पहले फिल्म होगा, फिर उसमें विलेन आएगा, फिर उसमें पिता, लड़की का पिता आएगा, वो धमकेगा, उसके बाद फिर वो कहीं टूर पे जाएंगे, दुर्घटना हो जाएगी। यही तो क्रिएटिविटी है दोस्तों, यही हर फील्ड में है। समस्या तब होती है जब हॉब्स नाम ही सुनते हम डर जाते। हॉब्स, ओ माय गॉड, ये क्या कहा होगा? कुछ नहीं कहा है। हॉब्स ने कहा क्या है? वही जो रोज आप देख रहे हैं। प्रश्न आप लिख दीजिए। एक अगला प्रश्न है, बस एक एग्जैक्ट एग्जांपल है, मैं एक ही शब्दों को 25 बार घुमा दे। हॉब्स के 1000 स्टेटमेंट हैं, तो जरा सोच के देखिए 1000 स्टेटमेंट हम याद कर लेंगे, रट लेंगे? इम्पॉसिबल है। हम समझेंगे तो कोई स्टेटमेंट है जब लिख लेंगे। लिख दीजिए, मेरे और मेरे सहमानव मेरे और मेरे सहमानव कैसे व्यवहार करेंगे मेरे और मेरे सहमानव कैसे व्यवहार करेंगे यदि हम स्वयं को प्राकृतिक अवस्था में पाते हैं मेरे और मेरे सहमानव कैसे व्यवहार करेंगे यदि हम स्वयं को प्राकृतिक अवस्था में पाते हैं और हमारा यह व्यवहार सहज पूर्व अनुकूलता के विषय में क्या कहेगा? हमारा यह व्यवहार सहज पूर्व अनुकूलता के विषय में क्या कहेगा? हमारा यह व्यवहार सहज पूर्व अनुकूलता के विषय में क्या कहेगा? इंग्लिश में भी सुना दे रहे हैं आपको। अगर कभी मान लीजिए हिंदी में एक आध बार कंफ्यूज हो, एक बार इंग्लिश भी पढ़ लेनी चाहिए। हाउ वुड एंड माई फेलो ह्यूमन बींग्स बिहेव if we were to find ourselves in a state of nature, and what does this behavior tells us about our innate predispositions? प्रश्न का मतलब क्या है? प्रश्न का मतलब समझा आपने? किसने समझा? तो एक बार तो पढ़िए, 2 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। प्रश्न की तरफ जाए देखिए, फिर उसके बाद मेरी तरफ देखिए। कल तो मेरी तरफ ही देखना शुरू कर देते हैं। अरे मैं प्रश्न लिखवाया तो 1-2 बार पढ़िए तो कि शब्द का मतलब क्या है, ये सहज पूर्व अनुकूलता क्या है। इंग्लिश में बता रहे इनेट प्रीडिस्पोजिशंस, ये सहज पूर्व अनुकूलता क्या है? अच्छा पहले शुरू करिए, मेरे सहमानव। ये सहमानव कौन है? कौन? आपके बगल में कौन बैठा है? कोई चिंपैंजी तो नहीं बैठा है? आपके बगल में कौन बैठा है? सहमानव। मेरे और मेरे सहमानव, मैं और कोई मेरे साथ रहने वाला। अगर प्राकृतिक अवस्था में पाए, यानी जरा सोच के देखिए, मैन वर्सेस वाइल्ड, मुझे और मेरे किसी दोस्त को जंगल में छोड़ दिया जाए तो पहले पूर्व अनुकूलता क्या आएगी? जान है तो। क्योंकि अगर मुझे जंगल में छोड़ दिया गया, अराजकता है। अराजकता है, अराजकता है, जीवन खतरे में है। तो जीवन खतरे में है तो पहले क्या सोचेंगे?
जीवन बचाएं कि वहां बैठ के झींगा लाला करें? जरा सोच के देखिए, हम तुम एक जंगल में खो जाएं, जब हम तुम ये जंगल में खो जाएंगे तो क्या करेंगे? भजन करेंगे, हवन करेंगे? तो आपको बस सीधी सी बात है, अरे भाई उस समय जान बचाएंगे, और जान बचाने के लिए हम सोचते हैं जंगल से निकले, तो जंगल से निकलने के लिए हम एक तरीका करेंगे, वो सबको मारने काटने पर आमादा है। इसलिए हम अपने लोगों से कहेंगे, भाई चलो एक समझौता करो, एक राजा बनाते हैं, और राजा बना के शक्तिशाली राज्य स्थापित करके, क्योंकि हमें अपने जान की रक्षा करनी है, इच्छा को प्राप्त करना है, राज्य सरकार होनी चाहिए। यही जो मैंने आपको बताया, क्या लैंग्वेज घुमा रखा है उसने। और मैं फिर बता दूं, ये देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपके पास होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है, मैं कई बार सिनॉप्सिस बनाना, हर थिंग करके सिनॉप्सिस बना लिया, एक पेज में लिख लिया कि हॉब्स में अराजकता होगी, शक्तिशाली राज्य बनेगा, मानव स्वार्थी है, विवेकशील है, 5 पॉइंट में हॉब्स खत्म। कोई भी चीज है इसी घुमा फिरा के, अगर प्रश्न आपको ब्लैंक हो जाए, ऐसे अगर उल्टा सीधे अगर कुछ लिखा दिया जाए, जबकि भाषा के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, आपको लगता है सी सेट इसलिए उलझ जाता है? बताइए, सी सेट में इंफॉर्मेशन है या विचार है? कमाल की बात है यार, इतना सरल एग्जाम तो मैंने आज तक नहीं देखा, उसी में क्वेश्चन उसी में आंसर। मतलब किसी अननोन आदमी से बताइए भाई एग्जाम कैसा हो रहा है, आप कहें बहुत टफ है सर, कहें यार बताओ तो कैसा है, उनका पैसे से लिखा हुआ है, उसी में आपको उत्तर देखना है। देखो, राहुल का फोन था, एमपी में आईएएस है, तो अब दिक्कत ये है, मैंने क्लास में कभी फोन उठाता है, लेकिन ये आईएएस इतने बिजी होते हैं कि अगर ये कोई दिल्ली आया है, कोई आना चाहता है, तो मुझे लगा कोई अर्जेंट पे ही फोन किया होगा, अदरवाइज ये फोन करते रहते नहीं। लेकिन वो उनके पास 2 से 4 का टाइम है, 2 से 4 के टाइम में तो क्लास होती भी नहीं आपकी। उनके पास दिल्ली में कोई ऑफिशियल काम होगा, 2 से 4 का टाइम है। क्या 2 से 4 का? तो जी यहाँ पे जीएस क्लास होती है, तो मैं देखता हूँ उनके पास टाइम 2 से 4 का ही है। अब आप देख लो, अगर कोई इतने बिजी शेड्यूल में अगर कोई आना चाहता है तो ये उसका बहुत, कई लोग बड़े बड़प्पन किस्म में, फिर कहता हूँ कई स्टूडेंट का मैं बड़ा आभारी हमेशा रहता हूँ कि मैंने पता नहीं उनके लिए क्या किया होगा, नहीं किया होगा, लेकिन अभी तक याद रखते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आप समझ लो उनके साथ कुछ तो मैंने मेहनत की होगी। इसे मैं आपको हमेशा विश्वास दिलाता हूँ, अगर अच्छे से आप पढ़ो तो बहुत रास्ता बड़ा सीधा होता है। मैं कई ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं भी मानते हैं, कई बच्चे सेलेक्ट हो गए, उनका कहीं हमने कोचिंग नहीं की, तो यार हमें क्या दिक्कत है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो बस एक है कि चूंकि मैं जानता था कि अगर उन्होंने कोई फोन किया तो बहुत अर्जेंट ही होगा तभी फोन किया, अदरवाइज लोग आईएएस अधिकारी बहुत व्यस्त होता है, वो फोन न उठा पाता है, घर का ही नहीं होता तो मेरा फोन कैसे उठाएगा यार वो। तो क्षमा चाहता हूं, मैंने फोन उठा लिया। 2 से 4 के बीच में तो हो नहीं पाएगा, मैं देख लेता हूं अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो। जो यहाँ पे क्लास होती है, कोई बात नहीं, फिर कभी और मिल लेते। और दूसरी बात है, मिल के क्या करोगे, आप लोग तो खुद ही बन सकते हो, ज्यादा इस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हकीकत की बात यही है, हर व्यक्ति में वो बनने की क्षमता है। लिख ली, क्या लिखा आपने? प्रश्न हो गया कि नहीं आपका प्रश्न? लिख लिया आपने कि लिख लेंगे? यही बात रिपीट करनी है। फिर और प्रश्न कौन सा है आपका? अच्छा, किसी ने और पूछा है, गैलीलियो के लॉ ऑफ मोशन तथा हॉब्स द्वारा राज्य को कृत्रिम संस्था मानने में क्या संबंध है? गैलीलियो के लॉ ऑफ मोशन था, हॉब्स द्वारा राज्य को कृत्रिम संस्था मानने में क्या संबंध है? गैलीलियो का लॉ ऑफ मोशन नहीं है, गैलीलियो भौतिकी के प्रोफेसर है, और जिस तरीके से उन्होंने माना कि पूरी दुनिया भौतिक तत्वों से मिलकर बनी है, वैसे हॉब्स क्या मानते हैं? पूरी दुनिया भौतिक तत्वों का ही संघात है, पूरी दुनिया भौतिक तत्वों से मिलकर बनी है। ये विचार किसका है? हॉब्स का। ये हॉब्स ने सीखा कहां से? गैलीलियो से। और भौतिक तत्व क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, गतिशील होते हैं। वैसे ही मानव में गति कैसे पाई जाती है? इच्छा और विवेक के द्वारा। ये उसने
गैलीलियो सीखा। फिर किसी ने हॉब्स द्वारा ज्यामितीय परिकल्पना के आधार पर व्यक्ति को स्वार्थी मानने के क्या पीछे में छोटी मात्रा नहीं होती, बड़ी मात्रा होती, पीछे नहीं, क्या होगा, पीछे क्या तर्क है? अरे भाई तर्क नहीं है, उसने कहा कि फंडामेंटल है। मानव स्वभाव को उस प्रिंसिपल पर मान लिया, जैसे ज्यामिति के 3 कोण का योग 180 अंश है, वैसे ही मानव स्वभाव स्वार्थी है, लालची है, ये उन्होंने मान लिया। इसके पीछे कोई ये पूर्व मान्यता है, जैसे त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 अंश है, ये पूर्व मान्यता है भाई, ये कोई इंपेरिकल नहीं है। इसलिए हमने कहा उनका पद्धति क्या है, उनका पद्धति आगमनात्मक है, निगमनात्मक। देखिए मानव के व्यवहार का तरीका जो मैकियावेली का, उसने क्या कहा, मैंने एक आदमी को देखा इसलिए मैं बताता हूं मानव व्यवहार ऐसा है। हॉब्स का तरीका अलग था, उनका मैंने वैसे मानव का व्यवहार मान लिया कि जैसे वो ज्यामिति का प्रिंसिपल हो। इसीलिए बड़ा एक फेमस स्टेटमेंट भी है कि हॉब्स के विचारों को अस्वीकार करना उतना कठिन है जितना ज्यामिति फिजिक्स के सिद्धांतों को अस्वीकार कर देना। और इसलिए एक बार पहले बड़े कठिन सवाल पूछे थे, तो बड़े सिंप्लीफाई सवाल हो गए। एक सवाल पूछा जाता कि हॉब्स के विचारों का एक पद दूसरे पद से ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे ज्यामिति और भौतिकी, इसे उसके विचारों को अस्वीकार कर देने का मतलब है कि त्रिभुज के 3 कोण के योग को अंश 180 अंश होता है, अस्वीकार कर देना। एक बार तो ऐसा बड़ा भारी भरकम सवाल आया था कि हॉब्स के विचारों को अस्वीकार करना उतना कठिन है जितना ज्यामिति के सिद्धांतों को जला देना, और बड़ा मुश्किल है। तो वो विचार, हॉब्स के विचारों को चेंज किया नहीं जा सकता, लेकिन निष्कर्ष बड़ा भयंकर है। निष्कर्ष भयंकर क्यों है? तर्क बड़ा ठोस है, तर्क इतना कि आप अस्वीकार नहीं कर सकते, निष्कर्ष इतना कि आप स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा क्यों कहा गया? राजा का समर्थन कर दिया इसलिए, निरंकुश राजा का समर्थन कर दिया, इसे निष्कर्ष बड़ा भयंकर है, लेकिन लॉजिक बड़ी सॉलिड है। अगर इसको लिखना चाहते आप लिख भी लीजिए। अब तो हमने बता ही दी है। मैं प्रश्न किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, शायद वो मिस कर रहे हैं आप, तो इसको लिखेंगे क्या? अगर लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, नहीं तो फिर हॉब्स ने भौतिकी को उपमा का प्रयोग करते हुए कहा व्यक्ति अणु की भांति है, इसलिए उसने राज्य का निर्माण किया। अरे भाई देखिए, व्यक्ति अणु की भांति है, इसका मतलब व्यक्ति सामाजिक नहीं है। आगे हम चल के देखेंगे, अच्छा यूनानियों में व्यक्ति सामाजिक था या अणु था? आगे जब जाएंगे मार्क्स में, हीगल में, तो व्यक्ति वहां सामाजिक है। अणु का मतलब होता है व्यक्ति अलग है, पृथक है। वो सीधे फिर भौतिकी की उपमा का प्रयोग किया। अणु का मतलब है, अच्छा एक अणु का कोई दूसरा अणु रिलेटिव होता है, एक अणु का कोई दूसरा अणु चाचा होता है, ताऊ होता है, मामा फूफा होता क्या है? कुछ नहीं होता। एक अणु दूसरे अणु से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वैसे आधुनिक जीवन में मानव है। इस शहर का मानव क्या अणु ही तो है। अभी का अणु ही तो है, बारात में कोई जाता नहीं। यहाँ अब आप किसी को बुलाइए शाम को, कोई आपको लगता नहीं कि पूरे इतने लोग बैठे हुए फिर भी मेरा दोस्त कोई नहीं है? अणु ही तो है। मैं इसे बार बार गांव जाना चाहते हैं, बार बार कई लोग भाग जाते हैं, सैटरडे संडे को, मंडे को भी नहीं आते। यही मानव का स्वभाव है कि हम अणु है, सामाजिक है। तो जब उसने अणु शब्द का प्रयोग किया, राजीव भार्गव तो एक बहाना है, किसी विचारक का नाम ने लिख दिया, बेसिक उसकी बात यही है। आप एक बात लिखेंगे लास्ट में उसकी, लिख लीजिए, एक इस बात को लिख, ये आपके नोट्स में है तो छोड़ दीजिए उसको, हेडिंग लिख लीजिए, लास्ट में एक बात लिखी लीजिए, हॉब्स का तर्क लाजवाब, निष्कर्ष भयंकर, हेडिंग है। हॉब्स का तर्क लाजवाब परंतु निष्कर्ष भयंकर। हॉब्स का तर्क लाजवाब परंतु निष्कर्ष भयंकर। हॉब्स का तर्क लाजवाब परंतु निष्कर्ष भयंकर, पहला पॉइंट। हॉब्स ने यांत्रिक भौतिकवाद
हॉब्स ने यांत्रिक भौतिकवाद का प्रयोग करते हुए कहा, हॉब्स ने यांत्रिक भौतिकवाद का प्रयोग करते हुए कहा कि मानव भौतिक अणुओं से मिलकर बना है। हॉब्स ने यांत्रिक भौतिकवाद का प्रयोग करते हुए कहा कि मानव भौतिक अणुओं से मिलकर बना है। मानव भौतिक अणुओं से मिलकर बना है और उसने भौतिकी के तर्क के आधार पर ही यह कहा, उसने भौतिकी के तर्क के आधार पर ही कहा कि जिस प्रकार भौतिक पदार्थ गतिशील होते हैं, जिस प्रकार भौतिक पदार्थ गतिशील होते हैं, वैसे ही इच्छा और विवेक के द्वारा व्यक्ति में गति पाई जाती है। इच्छा विवेक के द्वारा व्यक्ति में गति पाई जाती है। इच्छा विवेक के द्वारा व्यक्ति में गति पाई जाती है। उसने राजनीति सिद्धांत में ज्यामिति की भांति निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए ज्यामिति की भांति व्यक्ति के स्वभाव के संदर्भ में कहा, कि व्यक्ति स्वार्थी और शक्ति का आकांक्षी है। ज्यामिति की भांति व्यक्ति के स्वभाव के संदर्भ में कहा कि व्यक्ति स्वार्थी और शक्ति का आकांक्षी है। व्यक्ति स्वार्थी और शक्ति का आकांक्षी है। उसकी यह मान्यता इस प्रकार है जैसे त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 अंश होता है। इसी मूल मान्यता पर समूचा ज्यामिति का सिद्धांत आधारित है। त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 अंश होता है। इसी मूल मान्यता पर ज्यामिति का समूचा सिद्धांत आधारित है। इसी मूल मान्यता पर ज्यामिति का समूचा सिद्धांत आधारित है और यदि इस मूल मान्यता को अस्वीकार कर दिया जाए, तो ज्यामिति के सभी सिद्धांतों को जलाना होगा। इस मूल मान्यता को स्वीकार कर दिया है तो ज्यामिति के सभी सिद्धांतों को जलाना होगा। ज्यामिति के सभी सिद्धांतों को जलाना होगा। ज्यामिति की ही भांति
हॉब्स के विचारों के कथन ज्यामिति की ही भांति हॉब्स के विचारों के कथन ज्यामिति की ही भांति हॉब्स के विचारों के कथन दूसरे से हॉब्स के विचारों के कथन दूसरे से अंतर संबंधित हैं। हॉब्स के विचारों के कथन दूसरे से अंतर संबंधित हैं। इसलिए कहा जाता है कि हॉब्स के विचारों को अस्वीकार करना इसलिए कहा जाता है कि हॉब्स के विचारों को अस्वीकार करना ज्यामिति और भौतिकी के सिद्धांतों को अस्वीकार करने जैसा है। हॉब्स के विचारों को अस्वीकार करना ज्यामिति और भौतिकी के सिद्धांतों को अस्वीकार करने जैसा है। ज्यामिति और भौतिकी के सिद्धांतों को अस्वीकार करने जैसा है क्योंकि उसका तर्क अत्यधिक कठोर है। ज्यामिति और भौतिकी के सिद्धांतों को अस्वीकार करने जैसा है क्योंकि उसका तर्क अत्यधिक कठोर है। परंतु उसने इस तर्क से एक निरंकुश राजा का समर्थन कर दिया। उसने इस तर्क से एक निरंकुश राजा का समर्थन कर दिया। इसलिए उसका निष्कर्ष अत्यधिक भयंकर है। उसने इस तर्क से एक निरंकुश राजा का समर्थन कर दिया, इसलिए उसका निष्कर्ष अत्यधिक भयंकर है। इसलिए उसका निष्कर्ष अत्यधिक भयंकर है। बात हो गई। यहीं से हॉब्स खत्म कर दें।